तो आप सब हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलीट। स्कॉलर एलीट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनुराग पांडे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बधाइयाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो 41,000 पोस्ट आई हैं उनके लिए। आप सभी कैंडिडेट्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब नंबर ऑफ पोस्ट आपकी ज़्यादा होती हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हालांकि कंपटीशन जो है वो टफ होने वाला है इतनी सारी पोस्ट के बावजूद भी, पर अगर आप सिंसियरली मेहनत करते हैं, एक स्ट्रेटेजी के साथ अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम में ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं स्कॉलर एलीट टीम की तरफ से कि इस एग्ज़ाम के लिए हम एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं। ये एक पेड टेस्ट सीरीज़ होगी। हमारे स्कॉलर एलीट की टीम ने काफ़ी मेहनत करके कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है और आपके लिए टेस्ट सीरीज़ ये तैयार की है। तो जो भी लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले हैं, उन लोगों से मैं कहूँगा कि इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर खरीद लीजिएगा, ताकि ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगी। जब भी ये टेस्ट सीरीज़ लॉन्च होगी तो उसकी लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो ये वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ सेक्शन के लिए हमने शुरू किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन है और ये टाइम और वर्क का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत इजी लगता है, पर कई बार क्या होता है कि लोग इतने सारे नंबर जब एक साथ देखते हैं, जैसे 70, 98, 6, 40 और 12, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है और डिवाइड किस नंबर से करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और देखते हैं वो फॉर्मूला कैसे आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्क होता क्या है। अगर वर्क की बात करें तो वर्क होता है मैन इनटू डेज, मतलब कि किसी काम को करने के लिए आपको कितने लोगों की ज़रूरत है और वो काम कितने दिनों में हो रहा है, इसके मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं वर्क। तो ये है आपकी वर्क की डेफिनेशन। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपका कोई वर्क 1 है जिसको करने के लिए आपको M1 लोगों की ज़रूरत है और वो काम होगा आपका D1 डेज में। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपको ये W1 को जो है इसकी डिनोमिनेटर में लाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 इक्वल टू M1 इंटू D1 अपॉन वर्क 1। यानी कि जब इन दोनों में आप वर्क 1 का इंटू करेंगे तो आपको फिर से यही इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही अपन बात करते हैं, मान लो ये कोई आपका वर्क 2 है जिसके लिए आपको M2 लोगों की ज़रूरत है और वो काम होगा आपका D2 डेज में। ठीक है, तो आपको अब फिर से क्या करना है, इस W2 को इसके डिनोमिनेटर में लाना है। तो आप फिर से इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू M2 इंटू D2 डिवाइड बाय W2। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखें तो इनकी LHS जो है वो सेम है। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में दोनों के 1 है तो इनके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि M1 D1 अपॉन W1 बराबर होगा आपका M2 D2 अपॉन W2 के। ये है आपका इक्वेशन, ये है आपका फॉर्मूला जिसकी मदद से आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अब अप्लाई करते हैं हम इस फॉर्मूले को। अब बात करते हैं, देखिए 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं। तो M1 क्या हो गया आपका 70 हो गया, क्योंकि 70 लोग चाहिए आपको, और वर्क आपका हो रहा है 6 दिन में, तो D1 आपका हो गया 6। अब वर्क है कितना, 98 मीटर लंबी दीवार है, तो ये वर्क 1 हो गया आपका 98। इसी के आप बराबर करेंगे। अब देखिए सेकेंड लाइन क्वेश्चन की कि 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे। तो अब M2 हो गया आपका 40। ठीक है, और जो डेज की रिक्वायरमेंट है अब वो हो गई है 12, और वर्क कितना है आपका, वर्क आपको निकालना है।
तो ये W2 की वैल्यू आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में, यानी कि वो कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे ये आपको निकालना है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 से काटते हैं 12 को, 2 बार जाएगा, फिर 0 से हम 0 को काट देंगे, फिर 7 से हम काटेंगे 98 को, तो 7 एकम 7 होगा, 7 एकम 7 और 7 चौके 28। तो आपके पास बच क्या क्या गया, ये यहाँ पे 14 बचा है, यहाँ 4 है और यहाँ पर 2 है। तो वर्क 2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 14 इंटू 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 14 इंटू 2 हो जाएगी, 14 इंटू 8 हो जाएगी। तो वर्क 2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 112। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फॉर्मूला ये याद रखिएगा, वर्क जो है उसको आप डिनोमिनेटर में रखते हैं और मैन इंटू डे को आप रखते हैं न्यूमरेटर में, ये आप ध्यान रखिएगा। अब पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं हैं जो 3 और 5 के अनुपात में है, और यदि इन दोनों संख्या में 6 जोड़ देते हैं तो अनुपात जो है वो 2:3 का हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है वो संख्याएं कौन सी हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले रेशियो की मेथड से करेंगे। आप ऑप्शन देख सकते हैं अभी 31 35, 30 50, 24 40 या 18 30। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले करते हैं रेशियो की मेथड से। अब देखिए, सबसे पहले रेशियो की मेथड से करने के लिए हम थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं जिनके बीच का रेशियो है A/B। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों संख्याओं में कुछ जोड़ देते हैं, मान लीजिए कोई n नंबर आपने जोड़ा, ठीक है, दोनों ही में आपने n जोड़ा, या मान लीजिए घटाया भी, तो अपन प्लस माइनस ले लेते हैं। तो क्या होगा, अब A और B पहले का रेशियो था, आपने नया नंबर n जोड़ा है या घटाया है, तो अब जो रेशियो हो गया वो चेंज हो गया, वो रेशियो बन गया P/Q। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि पहले जो रेशियो था A/B, अब नया रेशियो बन गया है P/Q। तो जिस रेशियो में A चेंज होता है P में, उसी रेशियो में आपका B चेंज होगा Q में। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि जो जिस वे में आपका A चेंज होगा P में, उसी तरह आपका B चेंज होगा Q में, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम होगा। ठीक है, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को अप्लाई। ठीक है, आप देख लिए दो संख्याएं थी, उनके बीच का रेशियो था 3/5। ठीक है, 3/5 था, और जो नया रेशियो बना वो बना 2/3। ठीक है, तो हमने देखा है कि रेशियो जो है वो एक जैसे चेंज होते हैं। तो अगर हम बात करें, ये हमारा A और ये B और ये है P और ये है Q। ठीक है, तो इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो इन दोनों का डिफरेंस है 1, और इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो इन दोनों का डिफरेंस है आपका 2। तो जो कि हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से गलत है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि अगर आप सेम नंबर जोड़ते हैं, देखिए आपने सेम 6 नंबर जोड़ा है दोनों में, तो आपका जो रेशियो था वो समान एक जैसा चेंज होना था, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो होना था वो सेम होना था। पर अब इस केस में ऐसा नहीं है, तो क्या करेंगे, हम डिफरेंस को सेम बनाएंगे। अब डिफरेंस को हम सेम कैसे बनाएंगे, अब देखिए पहला रेशियो है हमारा 3/5। ठीक है, 3/5 और 3 और 5 का जो डिफरेंस है वो कितना है 2। ठीक है, दूसरा हमारा रेशियो है 2/3, और 2 और 3 का जो डिफरेंस है वो है 1। तो आपको डिफरेंस सेम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले रेशियो के डिफरेंस को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो दूसरे नंबर के रेशियो का डिफरेंस है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले नंबर से। ठीक है, तो 1 को जब हम 3 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 5 ही रहेगा वो, पर जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 में तो वो हो जाएगा 4/6। अब अगर हम देखते हैं तो अब फिर से हम डिफरेंस चेक करते हैं, तो देखिए 3 से 4 हुआ, 1 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 5 से 6 हुआ, तो यहाँ पर भी है 1 का डिफरेंस। ठीक है, अब ये 1 का डिफरेंस क्यों आया है, क्योंकि आपने 6 जोड़ा है। ठीक है,
एक का डिफरेंस 6 जोड़ने की वजह से आया है, इसका मतलब है 1 इक्वल टू है 6 के। ठीक है, 1 इक्वल टू 6 के है। तो अब 1 इक्वल टू अगर 6 है तो 3 इक्वल टू क्या होगा और 5 इक्वल टू क्या होगा। तो 1 अगर इक्वल टू है 6 के तो 3 इक्वल टू हो जाएगा 18 और 5 इक्वल टू हो जाएगा 30 के। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे आप। 1 इक्वल टू 6 है तो 3 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1 की वैल्यू रखेंगे तो वो हो जाएगा 18। ऐसे ही 5 इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो आपके जो नंबर हैं वो है 18 और 30। देख लेते हैं हम हमारे ऑप्शन फिर से, यही थे हमारे ऑप्शन। तो फोर्थ जो ऑप्शन है वो हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं कि फोर्थ जो है वो करेक्ट हो गया। ये 3:5 जो था आपका, ये पहले वाला नंबर था। ठीक है, बिना जोड़े हुए। अगर आपसे पूछता कि जो 2:3 में जो नंबर हुए हैं वो क्या है, तो आप 6 का फिर 2 और 3 में मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो ये थी रेशियो की मेथड। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप वीडियो को फिर से देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखते हैं इसको दूसरी मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसको दूसरी मेथड से। देखिए, दो संख्याएं हैं जिनका रेशियो है 3:5। 3:5 है, तो हम मान लेते हैं पहली संख्या है हमारी, फर्स्ट हमारा नंबर जो है वो है हमारा 3x। ठीक है, और जो सेकेंड नंबर है हमारा, सेकेंड नंबर है वो है हमारा 5x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वो दोनों में 6 जोड़ने पर अनुपात 2:3 हो जाता है। तो अब जोड़ देते हैं 6। पहला नंबर है हमारा 3x, इसमें हम +6 कर देते हैं। और जो सेकेंड नंबर है हमारा 5x, उसमें भी हम +6 कर देते हैं। तो 3x + 5x करते हैं तो ये रेशियो जो हो जाता है 2:3 हो जाता है। ठीक है, अब करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा 9x + 18 इक्वल टू 10x + 12। ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहां पर करने के बाद आप अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो ये 10x है, ये 9x है। इनका डिफरेंस अगर करेंगे तो यहाँ इस तरफ x बचेगा और 12 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 6। और आपसे पूछ रहा है कि वो नंबर कौन से थे। तो नंबर हमने देखा 3x थे और 5x थे। तो यहाँ पर 3x की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 3 × 6 यानी कि 18 और 5 × x यानी कि 5 × 6 यहाँ पर आ जाएगा फिर से 30। तो आपके फिर से जो नंबर हैं वो आपके 18 और 30 आ गए जो कि थे आपके ऑप्शन में। तो फिर से ये ऑप्शन 4 आपका हो गया करेक्ट। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दो संख्याओं के बीच का रेशियो आपको दिया है 3:5। तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि रेशियो 3 और 5 किन किन ऑप्शन का है। तो यहां पर हम काटेंगे 7 × 21 और 7 × 5 = 35। तो यहां पर तो 3:5 है। फिर से अगर करेंगे तो यहां पर भी 3:5 दिख ही रहा है। फिर से यहां पर करेंगे 8 से काटिए इसको, 8 × 24 और 8 × 5 = 40। और यहां पर भी हम करेंगे काटेंगे 6 से, 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30। तो यहां पर तो चारों ऑप्शन में जो है 3 और 5 का रेशियो है। ठीक है, अब क्या उसने बोला कि 6 जोड़ने के बाद रेशियो 2 और 3 हो जाता है। तो आप सभी ऑप्शन में 6 जोड़कर आप चेक कर लीजिए। जैसे पहले ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो 21 + 6 डिवाइड करें अगर अपन 35 + 6 तो रेशियो चेक करते हैं। तो ये हो गया आपका 27 और ये हो गया आपका 41। तो यहां से तो क्लियर समझ में आ रहा है कि ये रेशियो 2:3 तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। हम सीधे फोर्थ ऑप्शन को चेक करते हैं। 18 था और 30 था। अब इन दोनों में हमें जोड़ना है 6, तो +6 हमने किया दोनों ऑप्शंस में। अब ये हो गया आपका 24 और ये हो गया आपका 36।
ठीक है, अब इसको काटते हैं 12 से, आंसर है तो 12 दूनी 24 और 12 तिये 36। ठीक है, ये आपने किया ऑप्शन से और यही आपका आंसर है। तो 18 और 30 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये तीनों तरीकों से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। देखिए रेशियो वाली मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो उस रेशियो की मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। आइए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की जो गति है वो 5 किलोमीटर पर घंटा है, तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि स्थिर जल में जो है वो यह गति कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो धारा की गति है वो है आपकी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यह है 5 किलोमीटर पर आवर। अब आपको जाना है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाना है तो क्या होता है, धारा की दिशा में जो ये जो स्पीड है वो जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो धारा की दिशा में आप क्या करेंगे, x + y हो जाएगा वो, तो स्पीड अब कितनी हो जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी आपकी स्पीड। और आपसे पूछ रहा है कि 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो अब ये जो 100 किलोमीटर की जो दूरी है वो आपकी अब तय होगी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पर आपको 100/25 करेंगे तो यहाँ पर लगेगा आपको 4 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 घंटे लगेंगे। और अगर आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता कि धारा की विपरीत दिशा में पूछता, तो धारा की विपरीत दिशा में क्या होता है कि दूरी जो स्पीड है वो घट जाती है। यानी कि धारा की विपरीत अगर पूछता, धारा के विपरीत, तो हम क्या करते, x - y करते। x - y करने पे जो हमारी नई स्पीड आती वो आती 15। ठीक है, और फिर आपको करना होता 100/15। ठीक है, तो धारा की दिशा में अगर बात करें तो जो है स्पीड जुड़ जाती हैं और धारा की विपरीत दिशा की बात करें तो स्पीड आपकी घट जाती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं हमारा कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस जो है हमारा हम मान लेते हैं वो 100 है। अब इसमें बोला है लागत मूल्य के 25% लाभ पर बेची जाती है, तो मैं लागत मूल्य के 25% पे अगर बेचेगा तो वो इसको बेचेगा 125 रुपए में। ठीक है, तो लागत मूल्य के 25% पर यानी कि 125 पे बेचेगा। आपको निकालना है विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत। तो हम लगाते हैं प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो प्रॉफिट के लिए सबसे पहले आप न्यूमरेटर में तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे ही, पर डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे। तो अगर हम क्वेश्चन बात करें तो क्वेश्चन देखिए पूछा है विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत। ये जो पर शब्द आता है वो आपको ये बताता है कि आपको डिनोमिनेटर में क्या लेना है, और ये पर शब्द जिसके भी बाद आएगा वो चीज आपकी चली जाएगी डिनोमिनेटर में। यहां पर पूछा है विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत, तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस को हम कर देंगे डिनोमिनेटर पे। अगर आपसे पूछता क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत तो आप फिर कर देते कॉस्ट प्राइस को डिनोमिनेटर में कर देते। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज हो गई होगी क्लियर। अब आपको क्या करना है, बस वैल्यू आप रख दीजिए। सेलिंग प्राइस है आपका 125, कॉस्ट प्राइस है आपका 100 और सेलिंग प्राइस फिर से है आपका 125 और इंटू 100। अगर इसको हम सॉल्व करें तो आता है 25/125 इंटू 100, काट देंगे 25 पंचे 125 और फिर 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 20। तो आएगा आपका आंसर 20%। यही है आपका आंसर और ये आंसर है आपका बी, यानी कि सेकंड जो है 20% आएगा इसका
आंसर। तो ये चीज़ हम हमेशा ध्यान रखिए, जिस भी चीज़ के बाद, जिस भी चीज़ के रिस्पेक्ट में आपको निकालने को बोला है उसको आप हमेशा रखेंगे डिनोमिनेटर पे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी जो है, बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, ये एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन ही अक्सर आते हैं एग्जाम में। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। ऑप्शन है हमारे 8 दिन, 7.5 दिन, 6 सही 1/4 दिन, या फिर 6 दिन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए, एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी और डेज का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा आपका होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट बोलने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई पर्सन ई एफिशिएंसी से डी दिन तक काम करता है, ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। यानी कि मान लीजिए किसी आदमी की एफिशिएंसी को अगर हम बढ़ा दें यहाँ पर, तो अगर आदमी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो अब उसको जितने दिन पहले वो काम कर रहा था उससे कम दिन काम करना पड़ेगा, यानी कि डी की जो वैल्यू है वो अब घट जाएगी। ऐसे ही अगर हम क्या करें, आदमी की एफिशिएंसी को अगर हम घटा दें तो अब वो आदमी उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा, यानी कि अब उसको ज़्यादा दिन लगेंगे काम करने में, यानी कि डी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो रूल चलता है, अगर आदमी की एफिशिएंसी हम बढ़ा दें तो डेज की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है वो करने, और एफिशिएंसी अगर कम हो जाती है आपकी तो फिर उस काम को करने के लिए आपको ज़्यादा दिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ए की जो हमारी एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी है हमारी 100, ठीक है, और बी यहां देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बी जो है ए से 60% ज़्यादा है, 60% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि बी की जो एफिशिएंसी होगी वो हो जाएगी 160। अब अभी हमने देखा ई और डी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा होता है कांस्टेंट। तो ए की एफिशिएंसी है 100 और ए की जो एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी 100 है। ए को कितने दिन लग रहे हैं काम करने में, ए को लग रहे हैं 12 दिन। 100 की एफिशिएंसी से अगर उसको करने में 12 दिन लग रहे हैं तो बी को 160 की एफिशिएंसी से करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, वैल्यू आपकी एक्स की वैल्यू आपको पहले करनी है कैलकुलेट। तो अब हम इसको काट देते हैं। सबसे पहले 0 से आप 0 काट दीजिए, फिर 4 से काटते हैं, 4 3 12 और ये 4 चौके 16। ठीक है, फिर हम इसको काट देते हैं, 4 और 10 को काटते हैं तो ये आ जाएगा 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो आपके पास बच क्या गया 15, यहाँ 5 बचा है, यहाँ 3 बचा है और यहाँ बचा है 2, तो 15 इक्वल टू 2x आपके पास बचा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 15/2, यानी कि 7 सही 1/2। तो 7 सही 1/2 दिन लगेंगे बी को काम करने में। ठीक है, तो देखिए ए को लग रहे थे 12 दिन और ए जो है, जो बी है, ए से 60% ज्यादा एफिशिएंट है। तो ज्यादा एफिशिएंट है तो इसका मतलब सीधा सा है कि 12 दिन से तो कम ही लगेगा। ठीक है, तो अब उसको कितना दिन लगेंगे, 7.5 दिन। बात करें अगर ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन देख लीजिए हमारा है 7.5 दिन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हो गया आपका बी, यानी कि 7.5 दिन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इसी के साथ ही जो टेस्ट सीरीज हम शुरू करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग आप अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।